व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज आपको करवाने वाला हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो और बनाई थी, जिसमें मैंने आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट से लेकर स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट तक एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ अगला टॉपिक, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर आपने अभी तक मेरी उन 2 वीडियोज को नहीं देखा है, तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे इसी में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, digested food can now pass into the blood vessels in the walls of intestine. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो आपने फूड डाइजेस्ट कर लिया, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जो आपका जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में था। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तो उस पर किसने वर्क किया? सबसे पहले उस पर किसने वर्क किया? सबसे पहले उस पर लीवर का जो लीवर ने जो आपको वाइल्ड जूस प्रोवाइड किया, सबसे पहले उस वाइल्ड जूस ने वर्क किया। ठीक है, वो जिसने क्या किया, उसने फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उसके बाद आपका पेनक्रियाज ने वर्क किया। किसने वर्क किया? पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक ग्लैंड ने वर्क किया, जिसने आपको पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस दिए, और इसने आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स पर मिलकर वर्क किया। इसने सब पर असर डाला, इसने कार्बोहाइड्रेट्स पे भी डाला, प्रोटीन पे भी डाला, और फैट्स पे भी डाला। इसने तीनों को सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और उसके बाद लास्ट में आपको जो इंटेस्टिनियल, जब आपको फूड बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आ गया, तब जो आपको फूड था उसके ऊपर इंटेस्टिनियल जूसेस ने वर्क किया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने खुद बनाई थी। और उसने क्या किया, उसने सभी कंपोनेंट, जितने भी फूड में कंपोनेंट्स थे, उन सबका डाइजेशन को कंप्लीट किया। और सिंपल उसने जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उन्हें तो शुगर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि ग्लूकोज, और फैट्स को फैटी एसिड्स में, और ग्लाइसर और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें क्या हुआ, जब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो बिल्कुल जब नीचे वाले पार्ट में पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो फूड था पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है इंटेस्टिनियल जूस के एक्ट करने के बाद। ठीक है, तब वो हमारा जो बॉडी है, अब जो हमारी बॉडी है उस फूड को यूटिलाइज कर सकती है न्यूट्रिशन गेन करने के लिए बड़े आराम से। सो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द बॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो बॉल्स है इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे जो वो हमारा फूड है, अब वो हमारी ब्लड वेसल्स में जा सकता है, क्योंकि अब वो सिंपल फॉर्म में है। किसमें है? सिंपल न्यूट्रिशन वाली फॉर्म में है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये आपकी एब्जॉर्प्शन की डिफाइन हो गई। The digested food can now pass into the blood vessels in the ball of intestine. This process is called absorption. इस process को हम absorption कहते हैं। The inner walls of the stomach have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi, singular villas. ठीक है, अब क्या होता है, हमारे ये जो स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपने पढ़ा देखा था ना, वो गोल गोल से पाइप जैसी वो होती है। इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, मतलब फिंगर जैसी कुछ चीजें लगी रहती है, फिंगर जैसी आउटग्रोथ रहती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर होती हैं, लेकिन फिंगर जैसी दिखती हैं। ठीक है, अब हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें विल्ली कहते हैं। लेकिन कैन यू गैस द व्हाट द रोल ऑफ विल्ली कुड बी इन योर इंटेस्टाइन? लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं इस विल्ली का रोल क्या होता है हमारे इंटेस्टाइन में? तो ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। द विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. ठीक है, अब क्या होता है, ये जो वेल्ली है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट में प्रेजेंट होती है जिस पार्ट में हमारा फूड जा रहा होता है, और खास तौर से उस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है जहां से हमारा फूड डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व हो रहा होता है। तो अब क्या होता है,
अब जब हम फिंगर लाइक आउटग्रोथ तो ग्रो हो गई। अब हम कुछ हम जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, हमारे स्टोमक के अंदर था फूड, अब वहां से डाइजेस्ट होगा तो फूड के भी तो जगह चाहिए, कहीं से तो डाइजेस्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि फूड आप कितना भी भर लेंगे एक साथ डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये जो बिल्ली होती है, ये उसका सरफेस एरिया बढ़ाती है, मतलब उसे पाइप को, जो आपका पाइप होता है ना, उसे और चौड़ा कर देती है डाइजेस्ट करने के लिए फूड को। और हर विलस के पास एक नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का क्लोज टू सरफेस, मतलब हर विलस जो आपका हर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है, उससे कोई ना कोई ब्लड वेसल कनेक्ट रहती है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द बिल्ली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। और ये जो सरफेस होता है बिल्ली का, ये जो बिल्लस जो होता है आपका, ये ऑब्जर्व करता है, मतलब आपका जो फूड होता है डाइजेस्टिव फूड, उसे ऑब्जर्व करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। द ऑब्जर्व सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances, ठीक है, सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब ये जो आपका फूड जो ऑब्जर्व हो गया है, ये जो ऑब्जर्व सब्सटेंसेस थे, इन्हें ब्लड वेसल्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, अलग अलग ऑर्गन तक बॉडी के, जहाँ पे वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने के काम आते हैं, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, अभी आपने देख लिया कि जो हमारा जो प्रोटीन था वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब वापस ऑर्गन्स पर जाकर यही अमीनो एसिड फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, अभी तक तो इन्हें हम डाइजेशन कर रहे थे, मतलब डाइजेशन कर रहे थे इन्हें, हम सिंपल न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें वापस हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन, आप इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेकर डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जब आपका ये जो सेल सब आपको, मैंने अभी आपको बताया कि उसे फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है। किस में तोड़ दिया जाता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में फिर से तोड़ दिया जाता है सिंपल न्यूट्रिशन को, जब वो सेल्स तक पहुंचते हैं। तो जब ये सेल्स तक पहुंचता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से, उसे ऑक्सीजन मिलती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ग्लूकोज आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। अच्छा, आपके सेल्स को तो एनर्जी मिल गई, और ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड रह जाता है, अनऑब्जर्व्ड रह जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी आपने पढ़ लिया, जो हमारा फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, अनऑब्जर्व हो जाता है, अनऑब्जर्व रह जाता है, जो ऑब्जर्व भी नहीं हो पाता ना डाइजेस्ट हो पाता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइड एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, इसका नाम तो लार्ज होता है, लेकिन ये छोटी होती है, चौड़ी होती है, चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है लेंथ में, ठीक है। ये बड़ी ही चौड़ी होती है लेकिन हाइट में छोटी होती है, लेंथ में छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये 1.5 मीटर की होती है लेंथ में। अभी मैं आपको बता दूं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 इंटू, सॉरी 2.5 इंटू 3 होती है, 2.5 मीटर इंटू 3, तो इसका मतलब वो 7.5 मीटर की होती है, ठीक है। सो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर की होती है लेंथ में। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है वाटर को ऑब्जर्व करना, कुछ सॉल्ट्स को ऑब्जर्व करना जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में रह जाते हैं, ठीक है। आपका जो अभी तक आपने फैट्स को डाइजेस्ट होता हुआ पढ़ लिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट होता हुआ पढ़ लिया, लेकिन अभी तक जो आपने फूड खाया उसमें वाटर तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो कुछ और सॉल्ट्स बचे हुए हैं अनडाइजेस्टेड फूड में, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। और जो आपकी अभी भी वेस्ट बचेगी, जो वेस्ट आपकी अभी भी डाइजेस्ट नहीं होगी, वो आपकी रेक्टम में मूव कर जाती है, रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस। और फिर वहीं पे आपकी वेस्ट बनकर सेमी सॉलिड फीसिस की तरह रेक्टम में स्टोर हुई रहती है। The fecal matter is removed through the anus from time to time। और बाकी जो fecal matter होता है, ये टाइम टू टाइम एनस की मदद से रिमूव होता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड इजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं।
ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ थोड़े से टॉपिक इसके बारे में कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। Have you observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? कभी आपने देखा है काउज, बफेलोज या फिर अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को जो ग्रास खा, जैसे आपने हॉर्स को देखा होगा कि वो उन्होंने खाना तो खा लिया लेकिन वो तब भी खाने को च्यू करते रहते हैं जब वो नहीं खा रहे होता। मतलब जब आपने देखा होगा कि वो बहुत देर से, उन्हें 1-2 घंटे हो गए, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं लेकिन वो तब भी अपना मुंह को यूं यूं हिलाए दाने ऐसे वो कुछ चबा रही हैं। ठीक है, एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये उस फूड को तुरंत सटक लेते हैं, उस ग्रास को तुरंत सटक लेते हैं और उसे फिर एक स्टोमक के पार्ट में स्टोर कर लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, ल्यूमन। यहाँ पे जो आप उनका फूड होता है वो स्टोर होके रह जाता है, मतलब उन्होंने फूड डाइजेस्ट नहीं किया तो उन्होंने फूड नहीं खाया था लेकिन उन्होंने रूमन वाले पार्ट में स्टोर कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था, उसे स्टोर कर लिया था। हियर द फूड गेट्स, एक मिनट, हाँ, हियर द फूड्स गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। और इस प्रोसेस में जो आपका फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब भी डायरेक्ट कहने को तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो भी स्टोर है ह्यूमन में, लेकिन वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है आपको फूड ह्यूमन में ही रखा रखा। और फिर उस टाइम उसे क्या कहते हैं, उस टाइम हम उसे कट कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन में जो फूड स्टोर होता है हम उसे कट कहते हैं। ठीक है, बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्हें भूख लगती है, जब उन्हें खाना नहीं मिल रहा होता बहुत देर से, तो वो जो कड होता है वो वापस माउथ को रिटर्न लौट के आता है, मतलब जो ह्यूमन से वो वापस उनके माउथ में पहुंचता है इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड द एनिमल्स यूज इट, और फिर एनिमल से खाते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। आपको यहाँ पे रूमिनेशन की डेफिनेशन मिल गई कि रूमिनेशन क्या कहते हैं। व्हेन द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, in small lumps, and the animal chooses this process called rumination, and these animals are called ruminants। और जिन जो एनिमल्स इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम उन्हें रमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। अब ये जो ग्रास होती है हमारी, ये सेलुलोज में रिच होती है। किस में रिच होती है, सेलुलोज में रिच होती है। एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इन रमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, अब ये जो रमिनेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे कैटल हो गया, डियर हो गया, कुछ और ऐसे और एनिमल्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब जो उनका ह्यूमन होता है, ह्यूमन वाला पार्ट जो है जैसे कि डियर में हो गया, हॉर्स में हो गया, तो इनमें क्या होता है, हॉर्स नहीं, नहीं हॉर्स में नहीं होता ये ह्यूमन। आपका इसमें देखिए आपको क्या एग्जांपल दे रखा है, कैटल डियर में होता है। तो ये क्या करता है, ये सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, इनके जो ल्यूमिन में होता है, इनका जो ल्यूमिन वाला पार्ट होता है उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो आपको जो उनको सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, लेकिन कई एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी और कई एनिमल्स सेलुलोज को डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम ह्यूमन बींग्स कभी भी ग्रास नहीं खाते। आपके मन में कभी कभी ना कभी आती होगी कि ये काऊ आपके घर के साइड में बुफैलोज वगैरह होते हैं, ये घास को कैसे खा लेते हैं, हमें तो डाइजेस्ट भी नहीं हो सकती ये चीजें। तो यही बात होती है कि ये से डायरेक्ट नहीं खा सकते। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीसम। अब एनिमल जैसे कि हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, उनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब चौड़ा सा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड सीसम। इसे जिसे क्या कहते हैं वो लोग, जिसे वो सीसम कहते हैं। बिटवीन द ऑइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑइसोफेगस के बीच में एक कुछ एनिमल जैसे कि हॉर्स और रैबिट्स होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग सीसम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए सीसम
कहते हैं। ठीक है, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब यहाँ पे जो सेलुलोज होता है फूड का, वो डाइजेस्ट किया जाता है सर्टेन बैक्टीरिया, वहां पे भी एक सीसम में भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो उस फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है सेलुलोज वाले फूड को। और लेकिन ये बैक्टीरिया भी ह्यूमन से प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ही हम ग्रास नहीं खा पाते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स व्हिच पॉसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी आपने कई एनिमल्स ऐसे पढ़े हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट दे आर मैनी स्मॉल ऑर्गेन्स विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ऐसे कई छोटे छोटे ऑर्गेन्स भी हैं जिनके पास माउथ भी नहीं है, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो देन हाउ डे दी अकार एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो फूड को कैसे ले पाते हैं, न्यूट्रिशन को कैसे पाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फूड को। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब इससे नीचे वाले सेक्शन में आप पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग वे फूड का इनटेक का। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन एमोबिया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एमोबिया एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये किस तरीके से फूड का इंटेक करता है। ठीक है, किस तरीके से फूड का इंटेक करता है। एक मिनट, चलिए। ठीक है, 1 मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ हो गया है। चलिए, ये हमारा चैप्टर। ठीक है, हाँ, सो व्हाट, अब हम पढ़ेंगे एमोविया के बारे में। एमोविया इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल और ऑर्गेन्स फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अब एमोविया क्या है? एमोविया एक माइक्रोस्कोप सिंगल सेल ऑर्गेन्स है जो आपको पॉन्ड वाटर में पाई मिलती है। एमोविया क्या है? आपको एमोविया की भी डेफिनेशन मिल गई। ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेन्स है, ये एक माइक्रोस्कोपिक से देखी जा सकती है और ये सिंगल सेल ऑर्गेन्स है जो पॉन्ड वाटर में देखी जाती है, पॉन्ड वाटर में मिलती है। Amovia has a cell membrane around it, a dense vacuoles इन इट्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं इसके पास। अब एमोविया के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड टाइप का एक डेंस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है और कई सारे स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं, और कई सारे वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म, उसके कई सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एमोविया कंस्टेंटली चेंजेस शेप एंड पोजीशन। लेकिन ये जो एमोविया है, ये है आपकी एमोविया, आप देख रहे होंगे ये आपको पूरा एमोविया का स्ट्रक्चर है। ये अपनी शेप और अपनी शेप चेंज करती रहती है और पोजीशन भी चेंज करती रहती है। इट पुशेड आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड, ठीक है, सिपोडिया। ठीक है, अब ये जो आपका ये होता है, ये कई सारे पिक्चर लाइक वो निकालती रहती है, मतलब एक फिंगर लाइक, जैसे भी आपने फिंगर लाइक आउटग्रोथ बनी थी, ऐसे इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है आपको ये कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालती रहती है। आप देख लोगे पैसों को लिए देख रहे हैं आपको सेडोपियम। ठीक है, ये आपके सेपोडियम है। ये आपकी शेप वेप चेंज होती रहती है, कभी ये वाला से ऊपर उठ आता है, कभी ये वाला। तो ये जो बार बार स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीडोपोडियम, सीडोपोडियम। ठीक है, चलिए। और फॉल्स फीड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, या फिर फॉल्स फीड फॉर मूवमेंट कहते हैं, या फिर कैप्चर ऑफ फूड, या फिर इस तरीके से वो फूड को कैप्चर करती है। एमोविया फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन्स। अब ये जो एमोविया होती है, ये कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन्स को खाती है। ठीक है, व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल इन फूड। इट जब ये फूड को सेंस करती है, तो जो आपने सीडोपोडिया पढ़ा, ये उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ से सीडोपोडिया की तरह मदद से घेर लेती है और फिर उसे एक साथ खा जाती है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। वैक्यूल, ठीक है, अब जो आपका फूड होता है वो आपका फूड वैक्यूल में जाकर स्टोर हो जाता है, मतलब वहां पे ट्रैप हो जाता है, जैसे कि आपको फिगर 2.10 इसमें दिखाया गया है। ये आपका फूड वैक्यूल है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका फूड इस तरीके से डाइजेस्ट हो गया, इसने ऐसे करके कवर कर लिया। ये आपकी सीडोपोडिया थी, सोडियोपोडियम। ठीक है, सो डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट किए जाते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये फूड पे एक्ट करते हैं
और उसे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्रेजुअल डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व, फिर अचानक धीरे धीरे जल्दी से धीरे धीरे करके आपको जो फूड है वो जो वो फूड होता है उसका वो डाइजेस्ट वो कर लेती है। द ऑब्जर्व सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो ऑब्जर्व सब्सटेंस होते हैं, जो ऑब्जर्व हो चुके सब्सटेंसेस होते हैं, ये ग्रोथ के लिए यूज होते हैं, मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। अच्छा, वो इससे अपनी ग्रोथ भी करेगी, फिर अपनी मेंटेनेंस भी रखेगी और साथ ही साथ उसके अपनी मल्टीप्लिकेशन मतलब अपनी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस भी करेगी। ठीक है, मतलब फिर 2-3 बार और अपने बच्चे वगैरह करेगी। ठीक है, सो ठीक है, द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपील्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो बाकी का बचा हुआ फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो वैक्यूल से बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब एक्सपेल किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। The basic practice process of digestion of the food and release of energy in the same is the same in all animals। और ज्यादातर बेसिक प्रोसेस होती है डाइजेशन की सभी फूड की, और रिलीज ऑफ एनर्जी जिस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादातर सभी एनिमल्स में सेम होती है। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आप कुछ चैप्टर्स बाद अभी आप ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आप आगे ये भी पढ़ लेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे किया जाता है, तो उसका जो इंटेस्टाइन ने फूड ऑब्जर्व कर लिया तो अब उसे ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा डिफरेंट सेल्स तक हमारी बॉडी में। ठीक है, तो चलिए अगले चैप्टर में, आपका ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर करवाऊंगा, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और ऐसे ही बनिए रहे हमारे साथ, ऐसे ही बनिए रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही और वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस